नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज के शो में बात करेंगे तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट की। 44 लोगों की जान चली गई, कई लापता हैं। ये ब्लास्ट कैसे हुआ जिसने 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया? तेलंगाना के पश्मीलारम इंडस्ट्रियल एरिया में हादसे आम क्यों हैं? क्या इंडस्ट्रीज को अप्रूवल देने में जल्दबाजी और मेंटेनेंस में ढिलाई हो रही है? जानेंगे। और ये भी कि समय से लगभग हफ्ते भर पहले आया मॉनसून पूरे देश में पहुंचते ही आपदा में कैसे बदल गया। बात बरसों पुराने एक रेप केस की भी होगी जिसके दोषी को राहत मिली है। शो में जानेंगे 1 जुलाई से देश में क्या क्या बदल गया है। Brought to you by Higher Sharda University and New India Assurance. तेलंगाना में एक जिला है संगारेड्डी, राजधानी हैदराबाद से लगता है। इसी जिले में पश्मीलारम इंडस्ट्रियल एरिया है जो तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। यहाँ कई फैक्ट्रियाँ हैं, टेक्सटाइल से लेकर फार्मास्यूटिकल और केमिकल बनाने का काम होता है। 30 जून की सुबह यहाँ सिगाची इंडस्ट्रीज की एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। पहले आंकड़ा आया 12 मौतों का, जो अब बढ़कर 44 हो गया है। 25 लोग जख्मी हैं और 17 के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा से थे। अपने और अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहे थे, लेकिन एक पल में सब खत्म हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। धमाका इतना भीषण था कि 2 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई गई। आसपास की फैक्ट्रियों के भी शीशे चटक गए। लोगों ने बताया कि धमाके की वजह से कई मजदूरों के शरीर हवा में उछल गए और छिटक कर कई मीटर दूर जा गिरे। 3 मंजिला बिल्डिंग के कई हिस्से भी ढह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन एक दिन बाद भी चल रहा है। हादसे के बाद भड़की आग की जद में आने से कई शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है और ऐसे में DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा, ऐसा हादसा कभी नहीं देखा। मुआवजे की घोषणा भी की। The inquiry is going on. We will examine everything. We will take a serious view on those incidents. And at the same time, I have told my people to give 1 lakh for deceased family, death family, and injured family 50,000 for immediate expenditure. And at the same time, I have told my people 1 crore rupees for death families, 10 lakhs rupees major that accident and limited whatever injuries are there for them also 5 lakh rupees, and medical thing government will take care everything. हादसे की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एक 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। इसमें राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, लेबर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फायर सर्विसेज के एडिशनल DGP शामिल हैं। इस बीच हादसे के कारणों पर बातें हो रही हैं। सिगाची कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वो दवाई और उससे जुड़ी चीजें बनाने में इंडस्ट्री की लीडर है। दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। पिछले 5 दशकों से सक्रिय है। इसका मेन काम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs, इंटरमीडिएट्स और विटामिन मिनरल ब्लेंड्स बनाने का। इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है माइक्रो क्रिस्टलाइनस सेल्यूलोज, शॉर्ट में MCC। MCC एक बेस्वाद सफेद पाउडर है जो दवाइयों में फिलर के तौर पर यूज किया जाता है, खासकर टैबलेट्स बनाने में। ये वुड पल्प से बनता है और इसका प्रोडक्शन एक हाईटेक और सेंसिटिव प्रोसेस है। कंपनी तेलंगाना और गुजरात में कुल 3 प्लांट चलाती है। पश्मीलारम वाला प्लांट इनका एक मेजर हब है, 4 एकड़ में फैला है, अलग अलग यूनिट हैं। कंपनी का कहना है कि उनका फोकस क्वालिटी और इनोवेशन पर रहता है, पर सवाल यह है कि उनका फोकस प्लांट की सिक्योरिटी पर क्यों नहीं रहता। जब धमाका हुआ तब इन प्लांट्स में क्या चल रहा था? रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका MCC स्प्रे ड्रायर के पास हुआ। अब सवाल ये कि ये स्प्रे ड्रायर क्या है? ये एक मशीन होती है जो लिक्विड केमिकल्स को ड्राई करके पाउडर में तब्दील करती है। MCC के प्रोडक्शन में इसका बहुत जरूरी रोल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की 4 वजहें बताई जा रही हैं। इन चारों में से कोई एक वजह हो सकती है, ऐसी आशंका है। पहली, स्प्रे ड्रायर में प्रेशर बनना। एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि स्प्रे ड्रायर में अचानक से प्रेशर बढ़ गया। ये मशीनें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करती हैं, लेकिन अगर मेंटेनेंस ठीक से ना हो तो ये बम की तरह फट भी सकती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मशीन का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। केमिकल डस्ट एक्सप्लोजन भी एक वजह हो सकती है। MCC प्रोडक्शन के दौरान केमिकल डस्ट बनती है जो हवा में फैल जाती है। ये ज्वलनशील होती है। कहा जा रहा है कि प्लांट का केमिकल डस्ट कंट्रोल सिस्टम
ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से धमाका हुआ। तीसरी वजह मेंटेनेंस का ना होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्मीलारम की इंडस्ट्रीज में पुअर मेंटेनेंस का इतिहास रहा है। पिछले 2.5 साल में यहां 10 बड़े ब्लास्ट हुए हैं। ट्रेनिंग की कमी भी एक वजह हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि कंपनियां लागत कम करने के लिए कामगारों की ट्रेनिंग में कोताही बरतती हैं। हाईटेक इक्विपमेंट ऑपरेट करने की स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इस तरह के हादसों की एक बड़ी वजह यह भी है। आधिकारिक डेटा के मुताबिक 2020 से लेकर अब तक पश्मीलारम इंडस्ट्रियल जोन में 1000 से ज्यादा औद्योगिक हादसे हो चुके हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि रेगुलर इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट्स का अभाव इनकी एक बड़ी वजह है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2024 में सिगाची के इस प्लांट का इंस्पेक्शन हुआ था और तब कोई बड़ी चूक नहीं दिखी थी। ऐसे में सवाल है कि फिर हादसा हुआ क्यों? क्या इंस्पेक्शन सिर्फ कागज पर हुआ? इन सबसे इतर राज्य के विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र में है सेफ्टी ऑडिट्स और प्रोटोकॉल। ऐसे हैदराबाद आजू बाजू अलग अलग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है। कोई भी एस्टेट्स में ऐसे फ्यूचर में कोई इंसिडेंट होने का जो अगर चांसेस है तो उसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पूरा तरह हर इंडस्ट्रियल एस्टेट में हर फैक्ट्री विजिट करके जो भी मेजर्स लेना चाहिए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रीज में जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी स्टेट सरकार को अपनाना चाहिए। सवाल मृतकों के घर वाले भी पूछ रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में उनका दर्द छपा है। इस हादसे में जगन मोहन नाम के शख्स की जान गई। उनके बेटे ने साई यशुनाथ, उनके बेटे का नाम है, उन्होंने सिगाची इंडस्ट्रीज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। बेटे का कहना है कि पिता के बिना घर अधूरा है, फैक्ट्री वालों ने सेफ्टी के नाम पर कुछ नहीं किया। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के पति पत्नी की भी हादसे में जान गई। 1 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। रिश्तेदारों का कहना है अभी तक शव भी नहीं मिला। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सिगाची इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर ए लोगनान ब्लास्ट के वक्त फैक्ट्री में थे। उनका अभी तक पता नहीं चला है। वो अटेंडेंस के काम का रिकॉर्ड रखते थे। उनके न मिलने से यह भी पता नहीं चल पा रहा कि हादसे के वक्त कुल कितने लोग फैक्ट्री में मौजूद थे। फिलहाल प्लांट में कामकाज अस्थायी तौर पर बंद है। हादसे का असर कंपनी के शेयर पर भी पड़ा। खबर लिखे जाने तक 6% की गिरावट देखी गई। एक दिन पहले भी 12% की गिरावट हुई थी। ये इस हादसे से जुड़े मेजर अपडेट थे। आपको अगर याद हो तो हमने शुरुआत में तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की बात की। इसके पास TSI पास सिस्टम है जो इंडस्ट्री को जल्दी जल्दी अप्रूवल देता है। वो इंडस्ट्री जो राज्य और देश के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन उतनी ज़रूरी है इंसानी जान की कीमत। जितनी तेज़ी से इंडस्ट्री को अप्रूवल देने में सक्रियता दिखाई जाती है, उतनी ही तेज़ी सेफ्टी प्रोटोकॉल और मेंटेनेंस की जांच परख में भी दिखाई जानी चाहिए। अब TSIIC के अंडर रेस्क्यू टीम और ग्रीवेंस सेल बनाने की बात चल रही, पर सवाल ये है कि जब तक ये प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक हादसे होते रहेंगे क्या, और अगर होंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. बात हादसों की हो रही है तो दक्षिण भारत से ही एक और अपडेट देते हैं। तमिलनाडु का शिवकाशी जिला जो पटाखों के लिए, आतिशबाजी के सामग्री को बनाने के लिए मशहूर है। ऐसी एक पटाखा फैक्ट्री में 1 जुलाई को ब्लास्ट हुआ, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं। इंडिया टुडे से जुड़ी अनघा की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के बाद आग भड़की, धुएं का गुबार देखा गया और लगातार पटाखों के फटने की आवाजें आती रहीं। अभी तक हादसे की वजह पता नहीं चल पाई है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. अब रुक करते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर का। बात देश में आई प्राकृतिक आपदाओं की। कल ही पूरे देश में मानसून पहुंचा और आज की तस्वीरें दिखा रही हैं कि आते ही ये आपदा में बदल गया। देश के कई हिस्सों से भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां हालात उतने बुरे नहीं, वहां पानी से लबालब भरी सड़कें दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में पिछले 10 दिन में 40 लोगों की जान जा चुकी है। मंडी और कुल्लू इलाकों में ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर है। पिछले 24 घंटे में मंडी जिले में बादल फटने के बाद हुई तबाही से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 16 लापता हैं। भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है, और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं, और पंडोह में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है, और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है, और वहाँ पर हम
बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें। आपदा से हुए नुकसान को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान आया। उन्होंने कहा इस बार प्री मानसून बारिश की वजह से राज्य को 800 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया। रविवार 28 जून को उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलाई बैंड के पास एक होटल ढहा था। इस हादसे में 29 मजदूर लापता थे, जिनमें से 20 को बचा लिया गया है, 2 की मौत हुई है, 7 की तलाश अभी जारी है। मैदानी इलाकों का भी बुरा हाल है। मसलन राजस्थान के अलवर से तस्वीरें आई, जहां शहर में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। ओडिशा के बालासोर में भी गांव में असर देखा गया। करीब 100 गांव ऐसे जहां खेत और मकानों में पानी भरा नजर आया। राजस्थान और ओडिशा के बाद अब रुख करते हैं यूपी का। प्रयागराज हो या बनारस, नदियों में पानी का स्तर बढ़ा है। आईएमडी ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। किन राज्यों के लिए? ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है। आशंका है कि भूस्खलन और बाढ़ की जताई गई है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी हल्की से भारी बारिश हो सकती है। आम जनजीवन जाहिर सी बात है प्रभावित है। लोगों की जान जा रही है। बुरा लगता है बताने में जब जिंदगी आंकड़ों में बदल जाती है, पर क्या करें, काम है बताने का। ऐसा ही काम सरकार की नोडल एजेंसी NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का भी है। बीते दिनों उनकी तरफ से ऐसे ही आंकड़े जारी हुए। इसके मुताबिक 2024-25 में प्राकृतिक आपदाओं के चलते 3080 लोगों की मौत हुई। आंकड़े पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा हैं। बड़ी खबरें यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। सबसे पहले बात प्रियदर्शनी मट्टू केस की। करीब 3 दशक पहले 25 साल की प्रियदर्शनी मट्टू की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टूडेंट थी। हत्या का आरोप कॉलेज के ही सीनियर संतोष सिंह पर लगा। संतोष के पिता सीनियर IPS अधिकारी थे, तो मामले पर सबकी नजर रही। मामला निचली अदालतों से होते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। संतोष सिंह को दोषी करार दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। उम्र कैद की सजा काट रहे संतोष ने अपनी सजा को समीक्षा बोर्ड यानी SRB के सामने प्रस्तुत किया और जल्दी रिहाई की याचिका डाली। बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ संतोष ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां कोर्ट ने 1 जुलाई को SRB के फैसले को रद्द कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, संतोष के व्यवहार में सुधार के संकेत हैं। SRB का फैसला रद्द, मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजा जाता है। जस्टिस नरूला ने यह भी कहा कि SRB को कैदियों की रिहाई की अर्जी पर विचार करते समय कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। उन्हें मनोवैज्ञानिक जांच करनी होगी, जो इस मामले में नहीं की गई। संतोष के वकील मोहित माथुर ने कोर्ट में कहा कि वो पहले ही 25 साल की सजा काट चुका है और अब वो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। कई सालों से वो ओपन जेल में है। दूसरी सुर्खी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग से जुड़ी है और इससे जुड़े अहम फैसलों से भी। केंद्र सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार ने खेल और रोजगार से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। पहला, कैबिनेट ने नई खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। मकसद है देश भर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, टैलेंट की पहचान से लेकर खिलाड़ियों के लिए बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप करना, ताकि ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हम ज्यादा पदक जीत सकें। साथ ही 2047 तक भारत को टॉप 5 स्पोर्ट्स नेशन में पहुंचा सकें। दूसरा है ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मकसद अगले 2 वर्षों में इस स्कीम से 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा हों, साथ ही युवकों को जॉब के लिए प्रोत्साहित किया जाए और सोशल सिक्योरिटी मिले। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट के प्रवक्ता अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, सुनते हैं। यह है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। ELI विल बी फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। तीसरी सुर्खी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ से जुड़ी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT ने RCB को भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ट्राइब्यूनल ने IPS अधिकारी विकास कुमार का सस्पेंशन रद्द कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान ट्राइब्यूनल ने कहा, RCB ने जीत का जश्न मनाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इससे स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हुई। RCB ने पुलिस से उचित मंजूरी या सहमति नहीं ली। समय की कमी थी तो पुलिस उचित व्यवस्था नहीं कर पाई। पुलिस से उम्मीद नहीं की जा सकती कि लगभग 12 घंटे से कम समय में सभी व्यवस्थाएं हो जाएं। ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा, पुलिसकर्मी भी इंसान है, वो ना तो भगवान और ना ही जादूगर। उनके पास अलादीन के चिराग जैसी जादुई शक्तियां नहीं कि वो उंगली रगड़कर कोई इच्छा पूरी कर सके। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार ने 9 जून को 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया था। केंद्र ने 2 दिन पहले यानी 29 जून को 3 अधिकारियों के सस्पेंशन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन IPS विकास कुमार ने
इस सस्पेंशन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कैट में चुनौती दी थी। विकास कुमार तब बेंगलुरु वेस्ट के इंस्पेक्टर जनरल और एडिशनल कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम का इंचार्ज नियुक्त किया गया था। ट्राइब्यूनल ने विकास के सस्पेंशन को रद्द करते हुए कहा जितने समय वो सस्पेंड थे उसे भी ड्यूटी में गिना जाए। यहाँ पर सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि सिद्धारमैया सरकार ने किन तर्कों के तहत सारा ठीकरा पुलिस कर्मचारियों पर फोड़ दिया। वो अपने राजनीतिक नफे के लिए अगर बड़ी बड़ी सेरेमनीज कर सकते हैं विधानसभा सचिवालय में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार इनमें पहुंच सकते हैं, तो उनकी जिम्मेदारियों का क्या कैट के इस फैसले को राज्य सरकार को मिली एक परोक्ष झिड़की के तौर पर भी देखा जाए। अगली सुर्खी, जॉन विक अगर दिल्ली में होता तो ना उसका कुत्ता मारा जाता और ना कार चोरी होती, क्योंकि 1969 की कार दिल्ली में चल ना पाती, काहे कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ना मिलता। चल तो वैसे 2010 वाली कार भी ना पाती, क्योंकि दिल्ली में अब नया नियम लागू हो गया है। डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों में तेल नहीं भरा जाएगा। पुरानी मतलब कितनी पुरानी? डीजल गाड़ी है तो 10 साल और पेट्रोल वाली है तो 15 साल। ऐसी गाड़ियों में तेल डलाने जाएंगे तो ANPR कैमरे यानी ऑटोमेटिकली नंबर प्लेट की पहचान करने वाले कैमरे गाड़ी की बुढ़ौती पकड़ लेंगे और उनको जब्त कर कबाड़ खाने पहुंचा दिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से अगर कोई ऐसा 4 पहिया चलाता मिला तो सबसे पहले तो 10,000 की चुंगी लगेगी, यानी कि चालान होगा। वहीं जिन 2 पहिया वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है उनकी जब्ती पर 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। नए महीने के साथ कुछ और भी नए नियम आए हैं। मसलन आधार कार्ड पर जोक बनाने वाले संभल जाएं। आधार के भाव बढ़ने वाले हैं। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड देना जरूरी है। बिना आधार के ऐसा नहीं हो पाएगा। काउंटर और एजेंट कहीं से भी बुक करें, बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसे दर्ज करने पर ही टिकट बुक होगा। इसके साथ ही किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। नॉन AC मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC क्लास के लिए 2 पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा देना होगा। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के एप्लीकेशन के लिए भी आधार कार्ड देना जरूरी होगा। फिलहाल नाम, जन्म की तारीख या कोई और ID देकर पैन कार्ड एप्लीकेशन दी जा सकती है। हालांकि सरकार ने लंबे समय से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कह रखा है। बिना पेनल्टी के पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन भी तय की गई है। ये तो बात हुई 1 जुलाई से होने वाले बदलावों की। अब 2 और बातें। 8 साल पहले भी 1 जुलाई के लिए देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। देश भर में टैक्स की नई व्यवस्था आई थी। GST लागू हुआ था। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे आर्थिक अन्याय कहा। दूसरी बात, PM मोदी विदेश दौरे पर भी चले गए हैं। PM मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। ये देश हैं घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। इस दौरान वो ब्रिक्स की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे, जो कि ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को होगा। ब्रिक्स यानी B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। मकसद आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। आज का लंदन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।